ठीक है, स्ट्रक्ट स्टैक, ठीक है। इसमें हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक स्टैक बना लेंगे, ठीक है। इसको हम स्टैक STA लिख रहे हैं, STAK लिख रहे हैं स्टैक, ठीक है। ऑफ साइज, ठीक है, और इंटीजर टॉप। ये टॉप वो वेरिएबल होगा जो स्टैक की पोजीशन को बताएगा। अभी मैं साथ साथ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटीजर कॉन्स्ट साइज, ठीक है। ये मैंने साइज़ डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने साइज़ डिक्लेयर किया 10 का, ठीक है। वैसे आपको C++ में आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी वेज टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट, ठीक है। बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। देयर आर टू वेज। नंबर 1 इंट कॉन्स्ट, ठीक है, एंड हैश डिफाइन, ठीक है। तो क्या आप बता सकेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हैश डिफाइन साइज 10, ठीक है, इंट कॉन्स्ट साइज 10, ठीक है। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जब आप हैश डिफाइन यूज़ करते हैं तो ये एक्चुअली साइज इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस दिस 10 वैल्यू, ठीक है। यानी जो साइज एज अ वर्ड आप यूज़ करते हैं एक्चुअली वो 10 यूज़ हो रहा होता है। एक्चुअली दिस साइज एज अ नेम इज़ द एलियस टू 10, ठीक है। और ये मेमोरी में सेव नहीं होता। जहाँ जहाँ आप साइज़ लिखेंगे यही समझें कि 10 उससे रिप्लेस हो रहा है। आपको साइज़ नज़र आ रहा है लेकिन एक्चुअली वो 10 है। लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है ये वाला कि ये मेमोरी में स्पेस ले रहा है, ठीक है, ठीक है। ये मेमोरी में साइज़ के नाम से 2 या 4 बाइट का इंटीजर का जितना साइज़ होता है उस हिसाब से मेमोरी में ये 10 को सेव करेगा, ठीक है। तो ये दोनों फ़र्क है, ठीक है। इट्स लाइक अ वेरिएबल बट यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ दिस कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसमें भी एक चीज़ होती है, वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट कॉन्स्ट, ठीक है, एंड कॉन्स्ट इंट। ये अब आपने मुझे बताना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय द वे ये भी मैं इसकी हिंट दे देता हूँ कि इंट कॉन्स्ट से मुराद ये है कि आप इंटीजर टाइप के कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, इसके कंटेंट्स को। जबकि इस कॉन्स्ट इंट का मतलब ये है कि आप इंटीजर को कॉस्ट नहीं कर सकते किसी दूसरी डेटा टाइप में। यानी इस केस में इंटीजर एज अ कांस्टेंट है, डेटा टाइप एज अ कांस्टेंट, और इस केस में वेरिएबल ये जो आपने x बनाया है नॉट अ वेरिएबल बट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट इन द मेमोरी। यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द कांस्टेंट बट यू कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ द कांस्टेंट इंट, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। दैट वाज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बना दिया। अब हम दो फंक्शन लिखेंगे, एक होगा इंटीजर पॉप, ठीक है, और एक होगा वाइड पुश, ठीक है। और पुश में हम ज़ाहिर है एक वैल्यू जो है वो सेव करेंगे, सॉरी एज आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, या हम इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो हमने ये दो प्रोटोटाइप लिखी है। अब वन बाय वन फंक्शन हम यूज़ करेंगे और साथ स्टैक बना के देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे स्टैक जो है वैल्यू को पुश करता है, ठीक है। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा वाइड मेन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप है मेन की वो इंटीजर है, लेकिन मैं वाइड लिख रहा हूँ। और मैं वाइड इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट मुझे ना लिखनी पड़े, तो दैट इज़ वाई, ठीक है। पुश 10, ठीक है, पुश 20, पुश 30, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन आ गया, ठीक है। दिस इज आवर मेन फंक्शन, ठीक है। ये क्या है जी, फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉल, ठीक है। एंड ये हमारा मेन फंक्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ पुश फंक्शन की, ठीक है। वाइड पुश इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो stack स्टैक प्लस प्लस टॉप को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रही है, अब इसको करके देखते हैं। देखिए हम बेसिकली एक अरे बना रहे हैं, ठीक है, अब साइज 10, ठीक है, जिसके ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर अभी हमने एक वैल्यू पास की एज आ आर्गूमेंट। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे 10 एज आर्गूमेंट पास किया था, इसके अंदर हमने 10 एज आर्गूमेंट पास किया था। वो 10 जो है वैल्यू वो एज आर्गूमेंट यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, 10, ठीक है, और वो 10 एलोकेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो टॉप में पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर स्टैक के अंदर टॉप का जो इंडेक्स ज़ीरो है, क्योंकि टॉप को हमने यहाँ पे एक चीज़ और है जो हमने यहाँ मेंशन नहीं की, वो ये है कि हम टॉप इक्वल टू -1 इसको इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। तो -1 में जब एक ऐड हो जाएगा तो टॉप ज़ीरो पे एक वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी स्टैक के अंदर, ठीक है, वो होगी 10, ठीक है। फिर इसी तरह इंडेक्स 1 होगा, ठीक है, इंडेक्स 1 होगा, 2 होगा, इंडेक्स 3 होगा, सो एंड सो ऑन अप टू 9 क्यों? क्योंकि हमने स्टैक का साइज़ कितना रखा है, 10। तो stack स्टैक सी के हमने नहीं लिखा क्योंकि स्टैक हमने यहाँ पे जो है नाम जो स्टैक का है वो हमने स्ट्रक्चर का नाम रखा है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया ताकि हमें पता लगे कि ये इट्स अ नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड इट्स अ मेंबर अरे ऑफ अ स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। और ये हमारी क्या है, बेसिकली दिस इज़ बेसिकली आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टैक में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी अरे है और ये है बेसिकली स्टैक, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम पुश का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे और उसमें 20 एज आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और इसी तरह 30 40 वट एवर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें सिचुएशन ये है, दो चीज़ें यहाँ समझने वाली हैं। नंबर 1 कि हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ किया, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने क्यों यूज़ किया, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर ये पुश के फंक्शन, मतलब ये हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, अगर ये 10 से एक्सीड करे, 11th टाइम पुश का फंक्शन कॉल हो, ठीक है, 110 इसमें कॉल हो, तो क्या ये इस स्टैक में आएगा, जो स्टैक अभी हमने यहाँ पे बनाई है, क्या वो स्टैक में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अरे जो है उसका साइज़ फिक्स है, और जब अरे का साइज़ फिक्स होता है तो उसके साथ दो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। एक है स्टैक ओवरफ्लो और दूसरा जो है वो है स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो से मुराद ये है कि अगर स्टैक का साइज़ फुल हो जाता है तो क्या हमने कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे हुए हैं कि स्टैक का साइज़ फुल होने पे वो चेक करे, पुश का फंक्शन चेक करे कि स्टैक का साइज़ फुल हो गया। तो हमने यहाँ पे वो प्रिकॉशनरी मेजर नहीं रखा, तो उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। हम कहेंगे अगर टॉप की वैल्यू साइज़ के बराबर आ जाती है, चूँकि हमें पता है कि हम जो इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं अरे की वो 0 से शुरू होती है और n-1 तक होती है, तो हमने यहाँ पे साइज़ -1 किया है। तो हम ये कहेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू साइज़ -1 के बराबर हो जाती है तो आप एक यहाँ पे लिखिए सी आउट, एक मैसेज दे दें कि स्टैक इज़ फुल, ठीक है।
बट दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। यहाँ पे हमें एक बूलियन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। वी विल रिप्लेस दिस एंड वी विल राइट अ बूलियन फंक्शन, ठीक है। और बूलियन फंक्शन हमें क्यों लिखना पड़ेगा और प्रोफेशनल अप्रोच क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब कभी भी आप ये याद रखें कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो प्रोग्रामिंग में एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप एक फ़ंक्शन लिखें, यानी किसी एक फंक्शन में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म ना करें और हमेशा आप उसको ब्रेक डाउन करें स्मॉलर फंक्शंस के अंदर। तो बूलियन फंक्शन जो है वो हमेशा क्या करेगा, वो चेक करेगा कि स्टैक फुल है या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, हम फंक्शन लिखेंगे इस फुल का, ताकि इस फुल एक ऐसा फंक्शन होगा जो चेक करेगा कि स्टैक फुल है या नहीं। ये बूलियन फंक्शन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रिटर्न करते हैं 0 या 1, ठीक है। सारे के सारे बूलियन फंक्शन जो होते हैं वो बूलियन इसलिए कहलाते हैं कि वो रिटर्न करें 0 या 1। 0 इन द केस ऑफ फॉल्स, ठीक है, और 1 इन द केस ऑफ ट्रू। तो ये ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि क्या हम इसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू प्लस प्लस वाई, ठीक है। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो प्रीफिक्स, वैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मकसद क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप जो आइडेंटिफायर है उसमें एक ऐड करें या वेरिएबल में एक ऐड करें और उसी वेरिएबल को असाइन कर दें, यानी उस वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करें, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इट मीन्स दैट डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या फ़र्क है वो मैं यहाँ एग्जांपल में बता रहा हूँ कि अगर x इक्वल टू प्लस प्लस वाई लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। नंबर 1, पहला टास्क क्या है, इंक्रीमेंट। दूसरा टास्क क्या है, असाइनमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट इज़ द फर्स्ट टास्क और सेकंड टास्क क्या है, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है। ये जो इक्वल टू का साइन है दिस इज़ बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज़ बेसिकली प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें पहला जो काम होगा वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा और सेकंड जो टास्क जो होगा वो होगा असाइनमेंट, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं अगर ऐसे लिख लूँ x इक्वल टू वाई प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये होगा कि इंक्रीमेंट जो है वो y में हो रहा है, इंक्रीमेंट y में 1 हो रहा है, लेकिन सबसे पहला काम जो हो रहा है वो असाइनमेंट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टास्क, असाइनमेंट इज द फर्स्ट टास्क, ठीक है। एंड इंक्रीमेंट जो है दैट इज द सेकंड टास्क, ये सेकंड टास्क है जो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट पहले कर रहे हैं और उसके बाद स्टैक की वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि स्टैक की वैल्यू को हमने यहाँ रखा हुआ है -1, इसको देखिए -1, ठीक है। टॉप की वैल्यू को हमने रखा हुआ है -1। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो कभी भी अरे के अंदर -1 यूज़ नहीं होगा। फर्ज करें आपने आप यहाँ पे लिखा है इंटीजर ए ऑफ साइज व्हाटएवर, ठीक है। आप सी आउट करते हैं a -1, तो क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड एरर आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इस एरर के केस में क्योंकि हम क्यों एरर आया, क्योंकि हमने -1, ठीक है। अरे का इंडेक्स शुरू ही जो है, अरे के जो इंडेक्स हैं वो शुरू होते हैं 0 से लेके n-1 तक, तो इस वजह से -1 यहाँ नहीं लिख सकते। तो टॉप को हमने -1 क्यों किया, क्योंकि -1 किस चीज़ की निशानी है कि स्टैक में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखें। यानी if the value of the top is equal to -1 it means stack is empty, ठीक है। यानी इंडेक्स जब इससे नीचे आएगा -1 होगा जो कि कभी भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर टॉप की वैल्यू -1 होगी तो क्या होगा, इसका मतलब है कि स्टैक आपकी एम्प्टी है। अब देखिए हमने जब पहली वैल्यू पुश की थी, ठीक है, जब हमने 10 को पुश किया था तो क्या हुआ था, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 0 हो गया और 0 के इंडेक्स पे 10 प्लेस हो गया, ठीक है, 0 के इंडेक्स पे 10 आ गया। फिर जब दोबारा पुश का वैल्यू, सेकंड पुश की वैल्यू कॉल हुई,
ये वाली, उसमें 20 एज आर्गूमेंट पास हुआ। तो 20 ने क्या किया, यहाँ पे 20 आ गया और टॉप की वैल्यू पहले क्या थी 0, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, टॉप की वैल्यू होगी 1 और 1 के पेयर आ गया 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप जो था पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था टॉप, ठीक है, एट -1, फिर इसने टॉप यहाँ पॉइंट करना शुरू कर दिया एक वैल्यू इंसर्ट होने के साथ ही, यानी पुश होने के साथ। तो टॉप के इंडेक्स 0 पे ये वाली वैल्यू होगी। फिर टॉप यहाँ पॉइंट करना शुरू हो गया जब टॉप की वैल्यू 1 होगी। फिर टॉप यहाँ पॉइंट करना शुरू हो गया जब टॉप की वैल्यू होगी 2। तो इस तरह टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाती है जब भी आप पुश करते हैं। ठीक है, और आपने इसको प्रीफिक्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप -1 से इंटेंशनली इसको 0 लाना चाह रहे थे ताकि 0 के इंडेक्स के ऊपर पहली वैल्यू जो है वो असाइन हो, फिर 1 के इंडेक्स के ऊपर दूसरी वैल्यू हो, 2 के इंडेक्स के ऊपर तीसरी, तो आपने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ किया। ठीक है, और अगर टॉप यहाँ पे आ जाता है, यानी टॉप की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू साइज -1, ठीक है, या स्टैक फुल है, तो वो आपको ये बताए कि स्टैक फुल हो गया है और आप एल्स यानी स्टैक फुल हो गया है, आप इसमें कोई वैल्यू पुश नहीं कर सकते। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टैक इज़ फुल और आगे एक फंक्शन है exit1 के नाम से, ठीक है, वो कॉल कर सकते हैं जिससे आपको यह इस प्रोग्राम से आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, या ब्रेक भी कॉल कर सकते हैं। ब्रेक और एग्जिट में भी फ़र्क होता है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, ब्रेक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक, ठीक है, वर्सेस एग्जिट। ठीक है, इस वैसे छोटा लिखते हैं लेकिन आपने मुझे बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड एग्जिट। ठीक है, फिर एग्जिट में वैल्यूज़ भी होती है, मसलन अगर आप आर्गूमेंट भी पास होता है, आप लिखते हैं exit1 0 exit1। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आप exit 0 और 1 क्यों लिखते हैं, ठीक है, या एग्जिट के अंदर कोई नंबर क्यों लिखते हैं, ये आर्गूमेंट क्या है। ठीक है, तो ये आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड एग्जिट। ठीक है, वैसे तो आमतौर पे हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ा है। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ा है। ठीक है, और इसका फ़र्क ये होता है कि ब्रेक में आप उस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर आ जाते हैं मसलन अगर इफ़ के अंदर आपने ब्रेक यूज़ किया है तो आप इफ़ के स्कोप से बाहर आ जाएंगे और जब आप कंटिन्यू की वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, या कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप दोबारा से इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट पे जो है यू वांटेड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन राइट आफ्टर कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, या फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कोप। ठीक है, तो स्कोप जो है बेसिकली इस इफ़ का जो है वो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक है। ठीक है, तो ये है आपका पुश का फंक्शन। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब हम पॉप का फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, आप मुझे ये बताएं कि इसकी रिटर्न टाइप हमने वॉइड क्यों रखी है। ठीक है, जाहिर है हम कोई वैल्यू स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे। ठीक है, तो जब पुश कर रहे हैं तो वो हम आर्गूमेंट के तौर पे पास करेंगे जो भी वैल्यू हम पुश करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू हम पॉप करेंगे, निकालना चाहेंगे, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी क्योंकि हम इंटीजर को निकालना चाह रहे हैं स्टैक के अंदर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने 30 कॉल किया तो 30 के केस में हमारे पास 30 आ गया और स्टैक की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब फ़र्ज़ करें पुश एक और कॉल करते हैं, 40 है उसके अंदर, तो टॉप की वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉप ऊपर को ले जाते हैं, शुरू कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। ठीक है, या कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाया है जो टॉप को चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर टॉप आ जाती है तो स्टैक इंक्रीमेंट ना हो बल्कि आप एक मैसेज प्रोड्यूस करें और आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएं। ठीक है, या ब्रेक करके उस पर्टिकुलर स्कोप से बाहर आ सकें। ठीक है, तो ये है, और ये जो स्टैक प्लस प्लस लिखा हुआ है ये एल्स का पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे एल्स में आप यानी या ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या ये वाला कोड एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टैक इज़ फुल का मैसेज प्रोड्यूस होगा और आप बाहर आ जाएंगे। और अगर ये स्टैक फुल नहीं है तो स्टैक में एक वैल्यू इंसर्ट होगी यानी पुश होगी, और उसके बाद जो है यू विल कॉल एज मैनी टाइम एज यू वांट। ठीक है, तो ये है स्टैक का पुश का फंक्शन। अब हम लिखते हैं स्टैक का पॉप का फंक्शन। ठीक है,
ओके जी, तो हम क्या लिखेंगे, पॉप फंक्शन ऑफ स्टैक, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटीजर पॉप, पॉप करना है हमने, ठीक है। तो सिंपल इंटीजर रिटर्न टाइप है, तो एक रिटर्न स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, रिटर्न स्टैक टॉप माइनस माइनस, ठीक है, राइट। तो व्हाट वी आर डूइंग कि फ़र्ज़ करें अगर हमने इसको पॉप करना है, ठीक है, इसको हमने पॉप करना है, तो क्या होगा, वो 40 रिटर्न करे, ठीक है, राइट। फ़र्ज़ करें हम यहाँ प्रोग्राम में कॉल करते हैं सी आउट पॉप, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 40 रिटर्न करे और 40 डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर जो टॉप की वैल्यू है जो यहाँ इसको पॉइंट कर रही थी वो डिक्रीमेंट होके नीचे आ जाए, ठीक है। तो जब भी हम पॉप करते हैं तो हम डिक्रीमेंट करते हैं टॉप की वैल्यू को, और जब भी हम पुश करते हैं तो टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत है, यस, हमें बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें ये स्टैक आपकी फुल हो जाती है, या सॉरी ये स्टैक आपकी एम्प्टी हो जाती है, ये सारी की सारी स्टैक आपकी एम्प्टी हो गई है, खाली है। तो आपको जब भी एम्प्टी हो जाएगी स्टैक यहाँ पे, ठीक है, यानी अंडरफ्लो हो जाएगी, तो उस केस में आपने इसको चेक करना है कि अगर ये एम्प्टी है तो ये पॉप ना करे, ठीक है। तो आप एक कंडीशन लगा लें यहाँ पे इफ़ की, इफ़ इज़ एम्प्टी इज़ इक्वल टू इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो एक मैसेज प्रोड्यूस करें आप, सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी, ठीक है। और फिर सिमिलरली आप एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़िट 1, और उसके बाद और एल्स के केस में आप रिटर्न कर सकते हैं ये वाला कोड, ठीक है जी। तो ये आपने क्या लगाया, एक कंडीशनल स्ट्रक्चर लगाया है जिससे आप चेक कर रहे हैं कि स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी के केस में आप स्टैक अगर एम्प्टी है तो आप एक मैसेज प्रोड्यूस करें कि स्टैक एम्प्टी है और आप रिटर्न कर दें। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है। हम ये बताते हैं कि बेसिकली पोस्ट फिक्स हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले पॉप करें, पॉप द वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी स्टैक के टॉप की वैल्यू को वो पॉप करे, फिर टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करे, डिक्रीमेंट करे, यानी डिक्रीमेंट बाद में करे और वैल्यू पॉप पहले करे, ठीक है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इसको पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टॉप और पुश एंड पॉप दोनों फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब मैं इस फुल और इस एम्प्टी के फंक्शन भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इस फुल और जो बूलियन फंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। इस फुल जो है एक बूलियन फंक्शन है, तो हम बूल डेटा टाइप यूज़ करेंगे, और इस फुल, ठीक है, इसमें इफ़ की कंडीशन लगा दें, अगर टॉप की वैल्यू इज़ इक्वल टू साइज़ माइनस 1 के बराबर है तो रिटर्न करें ट्रू, एल्स के केस में रिटर्न करें फॉल्स, ठीक है। और सेम इज़ द केस bool is empty अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो रिटर्न करे ट्रू, और एल्स के केस में रिटर्न करेगा
फॉल्स। ठीक है जी, तो ये हमारे दोनों बूलियन फंक्शन आ गए। ठीक है, ये दोनों है हमारे पास बूलियन फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, फॉर इज फुल एंड इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये बेसिक स्टैक था।